नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाएं सील की जा सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना कि हरियाणा ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया था। अब हरियाणा कह रहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है, मगर अब दिल्ली के भीतर से कहा जा रहा है कि दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। ऐसा कहने और करने वाली अकेली दिल्ली नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश ने भी अपनी सीमाओं को सील किया हुआ है और कई राज्यों में अलग अलग राज्यों के लोगों को आने जाने पर इस तरह की पाबंदियां और कई तरह की शर्तें हैं। पर चिंता की बात यह है कि दिल्ली में संक्रमित मामलों की संख्या 20,000 हो गई है। अब इसे लेकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो ज़्यादा चिंता की बात है। उन्होंने एक प्रश्न अपनी जनता से पूछा है कि अगर हमने बॉर्डर खोल दिए तो पूरे देश से लोग दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। लोग दो कारणों से दिल्ली आते हैं। पहला, आज दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में सबसे बेहतर हैं, अच्छी हैं, और दूसरी कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है, 10 लाख रुपए तक का इलाज हो जाता है। ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन अगर इस तरह की राय शुमारी हो रही है तो वोट देने से पहले कुछ बातें पर विचार करनी चाहिए। कुछ बातों पे आप किसी भी चीज़ पर अगर आप मतदान करते हैं तो सिर्फ आप अपने हितों की नहीं सोचते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि उन फैसलों का दूसरी जगहों पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि इसी तरह की राय शुमारी जनता से ओपिनियन उद्धव ठाकरे लेना शुरू कर दें कि क्यों नहीं मुंबई के अस्पतालों में जो मुंबईकर है या फिर जो मराठी है उनकी राजनीति के हिसाब से उसी को इलाज कराया जाए। भोपाल में इस तरह की राजनीति शुरू हो जाए। ये ज़रूर है कि ये प्रश्न उठता है कि हमारी सरकारों ने कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं पर, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया और जनता ने नहीं दिया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ये कहें कि कोरोना काल के समय के लिए हमें क्या अस्पतालों को केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि वैसे दिल्ली सबकी है, वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन अगर जो बेड हमने इंतज़ाम किए हैं अगर दूसरे राज्यों से आ जाएंगे तो वो कम पड़ जाएंगे। अभी तक मुख्यमंत्री बार बार यही आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जितने भी बिस्तरों का इंतज़ाम किया गया है उस अनुपात में संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं है। इसमें एक सवाल यह भी पूछा जाने लायक है कि क्या मुख्यमंत्री यह अंदेशा कर रहे हैं कि संख्या अब इतनी भी बढ़ सकती है यहाँ तक कि जिन बिस्तरों का उन्होंने इंतज़ाम किया है वो काफ़ी नहीं होंगी, तो क्या ये दबाव उन पर है। लेकिन ये सवाल किसी भी सामान्य मेडिकल भाषा के हिसाब से अनएथिकल है, अनैतिक है कि क्या किसी अस्पताल को सिर्फ वहीं के नागरिकों के लिए दिया जाए। और ठीक है कि इमरजेंसी की सुविधाओं में रियायतें हैं, लेकिन इस तरह से ये एक शुरू करना, उसके काउंटर में कई दूसरी तरह की राजनीति भी शुरू हो सकती है। ये सोचना ज़रूर चाहिए। हाँ, इसका एक असर ये बता रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ने लगा है। तालाबंदी के जो 60-70 दिन गुजरे हैं वो अब जल्दी ही लोग समझ जाएंगे कि वो नौटंकी करते गुजरे हैं। अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। जब अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो अपने आप उसमें न्यूज़ चैनल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद समझ जाएंगे। जब आप फ़ोन करेंगे और कोई न्यूज़ चैनल नहीं मिलेगा ये सब दिखाने के लिए, तो फोटो समझ में आ जाएगा। मुंबई में देखिए कि हाउसिंग सोसाइटी में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम कर रहे हैं। अपनी सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टरों को मिलाकर एक, जब तक अगर एम्बुलेंस ना आए, बेड ना मिले, तो एक तात्कालिक इंतज़ाम की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाए जा रहे हैं। आज ही खबर आई कि अजय देवगन ने एक 200 बिस्तरों के मेकशिफ्ट अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है और पोर्टेबल वो दिया है, वेंटिलेटर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें भी अब मदद में शामिल हो गई हैं, तो ये ठीक बात है। लेकिन ये अब पता चल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब चरमरा सकती हैं, अब हमारी स्थिति खराब हो सकती है। हमारे साथ पूजा हैं बात करने के लिए और शरद भी हैं। पूजा, ज़रा मुंबई की जो तस्वीर है उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि वहाँ के जो अस्पताल हैं वो आबादी के अनुपात में कितनी क्षमता रखते हैं, डॉक्टर कितने हैं, ये सब। और ये जो आपने रिपोर्ट आज पेश की है कि
और सिलेंडर बैंक बनाए जा रहे हैं और इस तरह के सोसाइटी में ओपन गार्डन में अब लोग अपने स्तर पर क्वारंटीन सेंटर जैसा इंतजाम कर रहे हैं। जी रवीश जी, ये कुछ समय से हम बेड्स की लगातार संख्या रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से कमी है, और खास तौर से क्योंकि लोगों को यहाँ पर आईसीयू बेड्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो मौतें हो रही हैं उनमें जो बड़ी संख्या है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से भी है, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है। तो अब अगर करीब 1.5 करोड़ की आबादी है अगर मुंबई की, तो आप देखें कि हर रोज औसतन करीब 1200 से 1300 मरीज मुंबई में दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय में हम देखें तो 1700 तक मामले गए थे कि एक दिन में हमने देखा है, कुछ ऐसा भी इतने केसेस आए थे। पिछले कुछ समय में तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही हैं। कई मौतें अलग अलग जगह से, मुंबई हो या आसपास के इलाके हो, वो रिपोर्ट हो रही हैं। और तमाम ऐसे मरीज हैं जिनका टेस्ट भी अगर नहीं हुआ है, अगर वो बीमार हैं या किसी और बीमारी से परेशान हैं, तो उन्हें अस्पताल में बेड नसीब नहीं है। और हाल ही में बीएमसी ने कह दिया था कि किस तरह से जो 645 आईसीयू बेड्स हैं उसमें से करीब 99% फुल हैं। तो ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों को हाल ही में कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा बेड्स में, जरूरी नहीं है कि वो आईसीयू फैसिलिटी हो, लेकिन बेड्स में ऑक्सीजन लगाएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे में जो आम लोग हैं अब वो खुद अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए कदम उठाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स रख रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए, फिर चाहे वो ट्विटर हो, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, उसके जरिए जो प्राइवेट क्लिनिक के अस्पताल जो डॉक्टर्स हैं या कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, वो अपने वीडियो के जरिए आसान भाषा में लोगों को सिलेंडर के साथ ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आम लोग जिनके घर पे खासतौर से बुजुर्ग लोग हैं या पहले से बीमार लोग हैं, अगर उनके लिए वो अस्पताल में बेड ढूंढे तो वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक उनकी हालत को स्थिर करने के लिए इस तरह से आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं उनके लिए मुफ्त की भी सेवाएं, उनकी भी कोशिश है एनजीओ की तरफ से। तो 3 एनजीओ की तरफ से हमने इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की है किस तरह से ये ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की शुरुआत हुई है, खासतौर से दक्षिण मुंबई के मरीजों के लिए। और धीरे धीरे और भी संस्थाएं हैं जो जुड़ रही हैं, और अपने आप में जो हाउसिंग सोसाइटी है पहले, जैसा कि हमने ऑर्किड एनक्लेव का दिखाया कि एक बड़ा स्टेप उठाते हुए न सिर्फ इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर रखा है, अपने ग्राउंड स्टाफ को उन्होंने ट्रेन भी किया है। उनके बिल्डिंग में कई डॉक्टर्स रहते हैं, तो उनके लिए वो अच्छी बात है कि उनकी मदद उनको मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज भी खासतौर से मुंबई में ये व्यवस्था कर लें तो आम मुंबईकरों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अस्पतालों में बेड्स बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे केसेस हमने हाल में देखे हैं जहां पे एम्बुलेंस बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना ऑक्सीजन फैसिलिटी के मरीजों तक पहुंचाए गए हैं, और एम्बुलेंस में ही मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो इस तरह से अब एक कोशिश हो रही है आम मुंबईकरों की ओर से ही कि वो कम से कम जो एक आसान तरीका है किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है वो अपनाने की कोशिश करें। और उसकी तरफ ये पहला कदम है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जा रहे हैं। और एक मांग लोगों की ये भी उठ रही है कि जो नर्सेज हैं और जो रिकवर हुई है कोरोना वायरस से, उनको घरों पर भेजने की कोशिश हो, कम से कम वो बुजुर्गों को आईवी ड्रिप लगा सके, ग्लूकोज चढ़ा सके। तो इस तरह की भी मांगे लगातार उठने लगी, क्योंकि अस्पतालों से भरोसा उठ गया है। और एक आंकड़ा मैं बता दूं कि करीब 33, अगर मेडिकल कॉलेजेस और कॉर्पोरेशन का आप अस्पताल देख ले तो 33 की संख्या में, 33 की संख्या में मुंबई में अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, और प्राइवेट की संख्या बताई जा रही है 1416 प्राइवेट अस्पताल, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये बेड्स फुल हो चुकी हैं। और हर दिन करीब 12 से 1300 लोग बताए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ा है ये, हालांकि जब तक वो आंकड़े तैयार होते हैं तब और मरीज पहुंच जाते हैं अस्पतालों में। पूजा, एक में हम जानना चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में झगड़ा शुरू हुआ वेंटिलेटर को लेकर, रोज न्यूयॉर्क के गवर्नर अमेरिका के राष्ट्रपति पे तोहमतें लगाते थे कि आप वेंटिलेटर नहीं दे रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर चाहिए। भारत में भी जिस तरह का प्रोजेक्शन किया गया था, अभी तक तो नहीं दिखा कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसी संख्या बढ़ती जा रही है पता नहीं क्या होगा। सरकार हमेशा कहती है कि उसके पास 3 लाख से अधिक बेड बन गए हैं, वेंटिलेटर बहुत हैं, तो जाहिर है कि इसमें हर तरह के राज्यों की भी बिस्तरों की संख्या इसमें शामिल है। तो महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा नंबर 1 है स्टेट इस केसेस के मामले में, संक्रमण के मामले में, तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस तरह का कोई अलार्म बटन नहीं दबाया कि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है?
डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, बिस्तर कम पड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र को या दूसरे राज्यों को मदद करने की ज़रूरत है। अब उनकी जो व्यवस्था है वो अब चरमरा चुकी है, अब वो काफ़ी नहीं रही। अब रवीश जी, जरा सा पीछे अगर हम जाएं और देखें, जनवरी महीने से ही, हालांकि 30 जनवरी को कहा गया था कि पहला मरीज भारत में देखा गया, उसके पहले ही जो जानकारी हम तक थी कि 25 जनवरी को ही कस्तूरबा अस्पताल में कुछ ऐसे मरीज थे। हालांकि जांच चल रही थी, शक था कि उन्हें कोरोना वायरस है कि नहीं, वो जांच चल रही थी, लेकिन तब तक कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सवाल उठाते हैं कि जब ये जानकारी थी कि किस तरह से बाकी देशों में कोरोना वायरस का फैलाव हुआ है और जो कि मुंबई शहर में इस तरह से विदेशियों का आना जाना है, बहुत समय तक कुछ ऐसे देशों से जहां केसेस आए थे उनकी भी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पर नहीं हो रही थी। तो आप देखें, ग्राउंड ऐसे लैप्सेस बहुत सारी हैं। अगर हम क्योंकि अभी तो इतनी मौतें हो रही हैं, हमारा ध्यान इस तरफ ज्यादा है कि कितने हेल्थ स्टाफ हैं, कितने बेड्स हैं, कितने मरीजों की मौत हो रही है, क्या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन आप ग्राउंड पे जाके देखें तो शुरुआती तौर पे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऑफ रिकॉर्ड बताते हैं कि कई अस्पतालों को गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस नहीं दी गई। ये तो जरूर सवाल उठता है कि सेफ्टी गैस अभी भी दिक्कतें हैं कि नॉन कोविड अस्पताल में पीपीई की कमी है नर्सेस के लिए, तो ऐसी दिक्कतें तो अभी तक हैं। लेकिन अगर आप देखें, जो बेसिक गाइडलाइन होता है अस्पतालों को दिया जाना कि महामारी के टाइम पर, के वक्त पर किस तरह से स्टाफ को ट्रेन करना है, तो वो एक बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, खासतौर से फ्रंट लाइनर्स के लिए, यानी कि जो नर्सेज हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो किस तरह से अटेंड करेंगे। इसलिए बड़ी संख्या में शुरुआती तौर पर ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो शुरुआती तौर पर ही संक्रमित हो गए। बाद में ये ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि 3 घंटे की ट्रेनिंग, 4 घंटे की ट्रेनिंग जो स्टूडेंट नर्सेज है उनको दी गई। स्टूडेंट नर्सेज ने अलग से प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था कि हमारी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तो आप हमें क्यों रख रहे हैं। जो 1800 ऐसी नर्सेज हैं, क्वालिफाइड नर्सेज हैं जिनकी आपने भर्ती नहीं की है, आप उनको रखिए। तो मेडिकल कॉलेजेस से उठा के उनको रखा गया, जबकि पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी। और ये लगातार हो रहा है। आज भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं केएम अस्पताल में किस तरह से बड़ी संख्या में जो नर्सेज हैं काम छोड़कर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। अभी भी बातचीत चल रही है। तो आप देखिए, सरकारी अस्पतालों में जहां 20 से 30 लोग हर रोज मर रहे हैं और हर दिन इस तरह से अगर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आए, जहां पे काम छोड़कर अगर ये बाहर जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जमीन पर। जी, और ये भी आप अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से भी इस तरह की खबरें आई कि रेजिडेंट डॉक्टर ने ही गुमनाम पत्र कोर्ट को लिख दिया कि स्थिति बहुत ख़राब है। दरअसल ये एक तरह से सज़ा हम भुगत रहे हैं कि इतने दिनों से हमने स्वास्थ्य को पर ध्यान नहीं दिया। अभी आपने अचानक सुना होगा कि आयुष्मान भारत को लेकर बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर हो रहा है। ये बीमा है, एक फ़ोटो बार बार समझना चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आए तो 2 फोटो रखिए। बीमा का मतलब अस्पताल नहीं होता है। अभी जो संकट है वो अस्पताल का संकट है। अस्पताल के भीतर बिस्तर का संकट है, बिस्तरों के पास वेंटिलेटर का संकट है, ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट है, वहाँ पर बगल में खड़े होने वाले डॉक्टर का संकट है और नर्स का संकट है। इस संकट का समाधान बीमा से नहीं हो सकता है। बीमा से जब अस्पताल रहेगा, ढंग का अस्पताल रहेगा, तो ही आप इलाज करा पाएंगे। तो हमें यह बताया जाता है कि 1 करोड़ आयुष्मान भारत से इलाज हुआ। यह अच्छा हो सकता है कि आप बीमा दिए हैं, लेकिन आज की तारीख में क्या ये 1 करोड़ का इलाज हुआ आयुष्मान भारत से, ये आंकड़ा उसी बराबरी से आपको या किसी को भी या किसी भी राज्य में किसी को भी आश्वस्त करता है कि आपके पास बीमा है तो कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर पर्याप्त हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। और अभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की राजनीति या उसकी होड़ शुरू नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली वाले तय करें कि उनके अस्पताल की सुविधा पर किसका पहला हक होगा, लेकिन यूपी बिहार में इसकी बात भी नहीं हो रही है कि उनके यहाँ अस्पताल क्यों इतने कम थे कि आज दिल्ली पर वो आश्रित हैं। अगर इस तरह की तारतम्यता टूट जाएगी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो पहले से ही नहीं थी, इस वक्त आदर्श स्थिति क्या है कि जहां भी जो भी सुविधा है पहले जरूरत के आधार पर वहां वो सुविधा पहुंचाई जाए, देखी जाए, लोगों की जान बचाई जाए। अगर केरल भी फैसला कर ले कि हम इस वक्त अपने डॉक्टर या नर्स को मुंबई क्यों भेजेंगे, उन्हें अपने केरल में जरूरत है, तब क्या होगा?
जिन राज्यों में जैसे मिजोरम है वहाँ कोई केस नहीं है, अगर हम वहाँ की सुविधा को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, अगर है वहाँ भी तो, हालांकि गोवा या पूर्वोत्तर के राज्यों में ठीक ठाक सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क है, सिर्फ केरल ही नहीं, गोवा में भी ठीक ठाक सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आप एम्स में देखिए, हरीश काजला जो हैं, एम्स में जो नर्सिंग यूनियन है, वो लोग आज धरने पर बैठे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि जो पीपी किट दिया गया है वो पहन के 6 घंटे तक ड्यूटी, 8 घंटे तक ड्यूटी करना मुश्किल हो रही है नर्सों के लिए। उनको शारीरिक तकलीफ़ें आ रही हैं और ड्यूटी रोस्टर नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में जो कोविड के जो हैं वो 4 घंटे ही ड्यूटी करें, तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई ये इस वक्त इस तरह से लड़ रहे हैं, क्योंकि सबको ही देख रहा है कि वो नर्स भी हमारी ही तरह इंसान है। कोरोना का जो संक्रमण है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर या नर्स को छोड़ दिया है, हम तो उनकी इतनी कद्र करते हैं कि अब ये संख्या भी सामूहिक रूप से नहीं बताई जाती है कि कितने डॉक्टर या कितने नर्स संक्रमित हुए हैं। तो ये स्थिति हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। पर पूजा, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ये जो कई मैदानों में बड़े बड़े बिस्तर वाले अस्पतालों के जो फोटो आते हैं, आज दिल्ली सरकार, रेलवे का कहना है कि ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार ने रेलवे से जो क्वारंटीन सेंटर गाड़ियों में बनाए गए थे वो मांगा है दिल्ली सरकार ने। एक खबर आप पहले भी और पढ़ चुके होंगे कि क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए, अब उनको वापस रेलगाड़ी में बनाया जा रहा है। और वो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे रेलगाड़ियों में, तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या ज़रूरत नहीं थी? इतने खराब सरकारी स्कूलों में लोगों को रखा गया जहां सांप काटने से बच्चे की मौत हो गई। तो इन रेलवे ने जो फोटो खींचा, जो वाहवाही लूटी गई, जो ट्वीट किया गया, तो उन क्वारंटीन सेंटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो किया जाना चाहिए था। तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो सुविधाएं नहीं थीं उसका खमियाजा अब सबको भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो है उनका इंतज़ाम या आपस में बंटवारा हम इस तरह से करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। पर पूजा, हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त एक आम मुंबईकर किस तरह से अस्पतालों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्या वो उन खबरों से भरोसा पाता है जिसमें हम तस्वीरें दिखाते हैं कि बड़े बड़े मैदान में क्वारंटीन सेंटर, अस्पताल बना दिए गए हैं और 1-1 हज़ार बेड लगा दिए गए हैं, उससे उसके भीतर भरोसा हो रहा है? उतने डॉक्टर हैं, 1000 बेड पे डॉक्टर या नर्स हैं मुंबई में ही, महाराष्ट्र की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं पूजा। जी रवीश जी, ये जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, इस बात की बस तारीफ करनी होगी कि ये जिस तरह से 15 से 20 दिनों में ताबड़तोड़ बनाए गए हैं, बस उस चीज की आप तारीफ कर लें, लेकिन अंदर बिल्कुल भी हेल्थ स्टाफ की मौजूदगी नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे क्वारंटीन सेंटर्स जो बनाए जा रहे थे या ऐसे पेपरों पे लिखे जा रहे थे कि यहाँ बनेंगे, उसे बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि हेल्थ स्टाफ नहीं है। हाल ही में हमने रिपोर्ट किया कि किस तरह से 1916 जो सेवा बनाई गई थी, जहाँ पे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को जोड़कर एक डैशबोर्ड बनाया गया था कि वहां पर जानकारी मिलेगी, सब लोग थक चुके हैं, वहां पर कॉल करके कोई उन्हें मदद नहीं मिलती है। आलम यह है कि बहुत ऐसे रईस मरीजों की शिकायत हम तक पहुंचती है कि हम कॉल करके हाथ में लाखों रुपए लेके अस्पतालों के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन डॉक्टर गेट के अंदर से ही हमें खुद ही, चाहे वो पल्स मीटर हो चाहे थर्मामीटर हो, वो देते हैं और कहते हैं कि आप उनका टेम्परेचर चेक करिए और ऑक्सीजन लेवल चेक करिए, और जहां देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है तो उनको वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है कि आप इनको भेजें क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन बेड नहीं है। तो अस्पतालों पर अब कोई भरोसा नहीं है। क्वारंटीन सेंटर्स के लिए हेल्थ स्टाफ है ही नहीं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मुंबई में करीब 25,000 ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को मिला के अगर आप देखें, जनरल प्रैक्टिशनर को मिलाकर देखें, जिसमें से सरकारी में 6,000 डॉक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो सरकार बात कर रही है कि हम लाख बेड तक का इंतजाम कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर्स मिला के। तो इतने हेल्थ स्टाफ आएंगे कहाँ? आप तो केरला से 50 डॉक्टर मांग रहे हैं, 100 नर्सेज मांग रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो यहाँ पर आपकी नर्सेज हैं, उनमें से 200 ऐसी केरला की नर्सेज हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया और वो अपने राज्य वापस चली गई हैं। और यहाँ की नर्सेज आपसे मूल सुविधाएं ये मांग रही हैं कि आप हमें कम से कम अपने ही अस्पताल में जहां हम काम कर रहे हैं वहीं पर आप अलग वार्ड दीजिए। अगर हम संक्रमित होते हैं तो अब आपके पास वो भी सुविधा नहीं है, तो आप आम लोगों को क्या फैसिलिटी की बात करें जब आपके अपने स्टाफ के लिए ही बेड्स नहीं है। और हमारे साथ शरद हैं। शरद, हम ये जानना चाहते हैं कि बड़ा ही विचित्र किस्म का लगा कि आप जी पूजा, हम शरद से भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे संपर्क शुरू में नहीं जुड़ पाया था, कि आप जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि दिल्ली के अस्पतालों पे किसका हक होना चाहिए पहले और किसका नहीं होना चाहिए। तो मेडिकल
कि जो तमाम अवधारणाएं हैं उसके खिलाफ ही है ये बात कि किसका हक होना चाहिए। ठीक बात है कि वो जनता अगर इस तरह से ये क्या कोई वोट कर रही है जनता इसको लेकर, या अरविंद केजरीवाल को अब लगने लगा है कि दिल्ली की हालत किसी भी वक्त या कुछ ही दिनों के भीतर नियंत्रण से बाहर जा सकती है। जो 9, 10 या 11,000 जितना भी बेड का इंतज़ाम करने का उन्होंने दावा किया है वो कम पड़ जाएगा। देखिए, दो बातें हैं। एक तो वो बात है जो असल है, जिसकी वजह से आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये बात कही है और ये फैसला लिया गया है। दूसरी लीगल बात है। तो पहले मैं असल बात बता देता हूँ। बात ये हुई है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगातार अपने बॉर्डर सील कर रहे थे, और कल भी जो गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे यहाँ 42% केस दिल्ली के वजह से हैं, यानी हमारे यहाँ दिल्ली की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। गाजियाबाद भी यही कह रहा है कि हमारे यहाँ दिल्ली की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है। जो दिल्ली सरकार है, जो आम आदमी पार्टी है, वो ये कह रही है कि कोरोना काल में हमने केंद्र की मोदी सरकार के सारे आदेश माने, उनके साथ मिलकर काम किया। कहीं कोई ऐसी स्थिति आई भी जहां टकराव हो सकता था, हमने टकराव नहीं होने दिया। हमारे अफसर भी सस्पेंड हो गए। हमारे डीटीसी के जो बस के ड्राइवर हैं, जो डीटीसी की बसें कहने पर सरकार के साथ मिलकर हमने जो है चलाई थी, उसके बारे में ही हमारे ड्राइवरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई, लेकिन हमने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो दो सरकारें हैं बीजेपी की, ये लगातार दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसीलिए ये वाली बात कही कि दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोग जो हैं इलाज कराते हैं। तो अगर सबको यही लग रहा है कि अपने अपने रिसोर्सेज या अपने अपने लोगों को बचाना है, तो दिल्ली भी अपने रिसोर्सेज को बचाए, और इसीलिए ये फैसला पहले लिया गया कि बॉर्डर सील कर दिए गए, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब शुक्रवार तक जो है जनता सुझाव भेजे। अब दूसरी बात, लीगल बात क्या है। 2018 में दिल्ली की ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक अस्पताल है, जीटीबी अस्पताल, जो वहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर यह फैसला किया कि पायलट बेसिस पर यह करने की कोशिश करी कि वहां पर जो ओपीडी होता है, जो डॉक्टर को दिखाना होता है, दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं वो फ्री में दिखा तो सकते हैं, लेकिन ना तो उनको फ्री दवाई मिलेंगी, ना उनके फ्री टेस्ट होंगे, ना ही उनका फ्री इलाज होगा। यह मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने यह साफ कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और लोगों का यह हक है कि वो बेहतर जो सुविधाएं हैं अपने देश की राजधानी में उनको मिल सके। तो केजरीवाल सरकार का ये जो आदेश था, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। तो इसीलिए ये अभी फैसला लागू नहीं किया गया है कि बाहर के लोगों को आना बंद नहीं किया गया है, लेकिन केवल बॉर्डर सील किए गए हैं। और उसमें भी ये कहा गया कि जो इमरजेंसी है और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं या जिनके पास है वो आ सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो जिनके पास पास होगा। शरद, मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा कि ये जो सील किया गया है दिल्ली, शरद मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसे गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम के लोग हों, वो दिल्ली आकर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बैंक में या दुकानों में, कई जगह पे काम करते हैं। तो ये जो बॉर्डर सील किया गया है, तो क्या अब वो लोग आ जा नहीं सकेंगे? देखिए, अभी एक्चुअल में तो बॉर्डर सील नहीं करा है दिल्ली ने, वो आदेश दे दिए गए हैं, और उम्मीद है कि ये कल से जब लोग दिल्ली की तरफ आएंगे, सुबह से मारामारी शुरू होगी। तो होगा ये कि जैसे कि जिन लोगों के पास है, जो पास बनवाने में सक्षम हैं, जिन्होंने पास बनवा लिए हैं, बहुत से लोगों के पास पहले से ही पास हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर मूवमेंट के लिए बनवाए थे, कुछ गाजियाबाद रहते हैं, कुछ नोएडा रहते हैं, तो उन लोगों के पास हैं, तो वो लोग तो आ जा सकेंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो इसेंशियल सर्विसेज यानी कि जो सप्लाई वगैरह से जुड़े हुए नहीं है, मीडिया है और अन्य सर्विसेज हैं, उनके अलावा जो हैं वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, हमें यह भी देखना होगा कि यूपी और हरियाणा ये फुल स्टेट हैं, यहाँ पे पुलिस भी उनकी अपनी होती है, लेकिन दिल्ली जो है वहां पे दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार की नहीं होती है। तो दिल्ली पुलिस किस तरह से इसको लागू करवाएगी वो हमें देखना होगा। जो भी होगा वो मंगलवार से होगा। आज आदेश दे दिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद और पूजा, आप दोनों का। जैसे पूजा ने बताया कि मुंबई की हाई राइज ऊंची अट्टालिकाओं वाली सोसाइटियों में लोग खुली जगह पे एक अस्थायी अस्पताल जैसा कुछ बना रहे हैं, जिसमें वेंटिलेटर वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग वीडियो के ज़रिए, डॉक्टर बता रहे हैं लोगों को किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना है, उसका इस्तेमाल करना है। अब लोगों को भी एक ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसी देश के एक हिस्से में न्यूयॉर्क जैसी भयावह स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है,
और लगता है कि हम अभी भी ठीक ठीक तरीके से अनजान नहीं है। हो सकता है कि दिल्ली में बैठकर मुंबई को आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी सोसाइटियों में के गार्डन में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जाते जाते हम आपको जंगल में भी एक तरह से बागीचे में, जंगलों में किस तरह से क्वारंटीन सेंटर लोग अब खुद से बना रहे हैं और किस तरह से सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो अब ट्विटर पे ही सिमट कर रह गई हैं। थक गए हैं, अफसर लोग भी थक गए हैं काम करते करते। एक तो सरकारी नौकरियों में भर्तियां कम होती हैं, तो सारों की उम्र ज़्यादा है, जितने भी अफसर लोग हैं। अगर आप एवरेज एज भी निकालें तो हो सकता है नई जानकारी मिले कि एवरेज एज क्या है हमारे सरकारी कर्मचारियों की। वो लोग भी दिन रात काम करते करते थक गए हैं, तो जाहिर है अब व्यवस्थाएं पहले से ज़्यादा फेल होंगी। तो ये तस्वीर देखते चलिए, फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं। आके घर में बैठने रहना चाहें तो गांव वाला बोले कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है, जाइए बाहर रहिए। तो फिर हम लोग वहाँ से आए, अपना इधर जंगल में रह रहे हैं। यहाँ पे डर भी लगता है जानवर से, कीड़ा मकोड़ा से भी ज़्यादा डर लग रहा है। रात में भी नहीं सो पाते हैं? रात में भी ठीक से नहीं सो पाते, मच्छर बहुत काटता है। बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। डर लग रहा है, फिर भी हम लोग रह रहे, गांव वाला रहने नहीं देता है, इसलिए एक रात कैसे भी खेत में गुजारे, पन्नी बिछा कर, उसके बाद ये दूसरा दिन ये बनवाए। सब लोग अपना पैसा से बनवाए? हाँ, अपना पैसा से बनवाए। BDO CO के कहें? BDO CO का खबर भी किया तो नहीं आया। हॉस्पिटल से हम लोग को स्कूल में भेजा गया, नारायणपुर स्कूल में। वहाँ से हम लोग 6 दिन रहे। 6 दिन रहने के बाद वहाँ से बोला कि नहीं, आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाइए। होम क्वारंटाइन होने के बाद यहाँ गांव में आए थे, गांव में किसी रहने नहीं दे रहा था। तो हम लोग खेत में किसी तरह रहे 2 दिन। उसके बाद चंदा उंदा पैसा करके सभी आदमी से लेके एक तंबू बनाए। तंबू बनाने के बाद इसी तरह रहे। फिर भी यहाँ से सांप भी निकलता है, जानवर भी आता है, घुरपरास भी आता है, लेकिन क्या करें, धूप में इतना रहता है, किसी तरह हम लोग इसी में गुजारा करते हैं। जिस भी पैसेंजर का कंफर्म टिकट हो, RAC हो, वही स्टेशन के अंदर प्रवेश करें। वेटिंग टिकट वाला कृपया स्टेशन के अंदर प्रवेश ना करें। हम पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो एक दर्शक का भेजा गया सवाल ये उचित प्रतीत होता है कि अगर बड़े लोग, सोसाइटियां अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर जमा करने लगें तो कहीं अस्पतालों में इसकी कमी ना हो जाए। तो ये भी सोचना चाहिए कि पता चला कि जो सामान्य जन हैं, और इस तरह की महामारी के वक्त दुनिया भर में इसका इतिहास है कि जो इलाज है उस पर पहला हक अमीरों का हो जाता है। हालांकि आप दूसरी राजनीति में भटका दिए जाएंगे, दिल्ली बनाम गैर दिल्ली, लेकिन हो जाता है उन्हीं का हक। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या आप अपने स्तर पर सिलेंडर की जमाखोरी करने लग जाएं तो फिर दूसरे अस्पतालों में इसकी कमी हो जाएगी। तो फिर क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर तो बिस्किट के पैकेट है नहीं ना कि रोज़ बना के और मोपेड पर ले आके कोई आपके दुकानों में सप्लाई कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो अब हम सौरभ शुक्ला कानपुर की तरफ निकले हैं ट्रेन से। 200 गाड़ियां चलनी शुरू हुई हैं। अब 26 लाख लोगों ने इसमें रिजर्वेशन कराया है, और इसमें भी इन गाड़ियों से भी पता चल रहा है कि एक अलग तरीके का पलायन है
कि लोग उधार ले लेकर यात्राएं कर रहे हैं। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में हैं और आज से यानी 1 जून से रेलवे ने अपनी जो ट्रेन यात्रा है, जो अपने ऑपरेशंस हैं वो शुरू कर दिए हैं। इससे पहले श्रमिक ट्रेन चली हैं और कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चली हैं, लेकिन आज से शुरुआत में 200 ट्रेनें आज चल रही हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं और हम भी ट्रेन के अंदर हैं। और आप देखेंगे अब थोड़ी यात्रा बदल गई है। पहले आप देखते थे कि आपको ट्रेन के अंदर जो एसी कोचेस हैं उसमें चद्दर, तकिया और कंबल मिलता था, वो सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और सबको कहा गया है कि आप ट्रेन के बाहर और अंदर फेस मास्क लगा कर रखें। आप देखिए जितने लोग आपको ट्रेन के अंदर दिखेंगे सब ने अपने फेस मास्क लगाए हुए हैं और सब अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके आए हैं, क्योंकि रेलवे ट्रेन के अंदर खाना सर्व नहीं कर रहा है। और उससे पहले अंदर आने से पहले सबकी थर्मल स्कैनिंग की गई और जिनका कंफर्म टिकट था उनको ही अंदर आने दिया गया। और जनरल में भी जो लोग हैं उनको बुकिंग की गई है, तब उनको अंदर आने दिया गया है। तो आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठे हुए हैं। लेकिन एक और पहलू है, ट्रेन कहा जाए तो हम भारतीयों की लाइफलाइन है और उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन सबसे ज़रूरी थी, जो कि 2 महीने से बंद होने के बाद प्रवासी भारतीयों का हमने देखा, प्रवासी मजदूरों का हमने देखा, माफ़ कीजिएगा, किस तरीके से पलायन हुआ। और इस ट्रेन में भी श्रमिक ट्रेनों के चलने के बावजूद इस ट्रेन में भी ऐसे तमाम प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें श्रमिक ट्रेनों में जगह नहीं मिली, जो उधार लेकर पैसा वो उन्होंने टिकट बुक की है और अपने गांव बिहार, पटना और खगड़िया ऐसे ज़िलों में जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में काम करने आए थे और मजदूरी करते थे, लेकिन सब कुछ बंद हो गया, खाने के पैसे नहीं थे, श्रमिक ट्रेनों में जगह नहीं मिली और फिर वो बड़ी मुश्किल से टिकट बुक करा करके इस ट्रेन में चढ़ पाए हैं। आपका नाम क्या है? आर्यन कुमार। आर्यन, ये बताइए कि दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार जा रहा हूँ। बिहार में कहाँ पे? खगड़िया जिला। क्या करते थे यहाँ पे आर्यन? यहाँ पर बेलदारी कर रहे थे। मजदूरी करते थे? हाँ। मतलब बेलदारी मतलब घरों में काम करते थे, मजदूरी, सीमेंट और का काम। अच्छा, तो अब क्यों जा रहे हैं दिल्ली आप? यहाँ पर रोजी मतलब पेट नहीं भर रहा है, कुछ काम ही नहीं चल रहा है यहाँ पर, पेट भर नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कुछ पैसे बचे हैं आपके पास? नहीं बचे, कुछ भी पैसे नहीं है? नहीं, घर से मंगाए। तो ये टिकट का पैसा कैसे मंगाया, किससे उधार लिया आपने? पड़ोसी से लिए, मेरे मम्मी, और घर जा रहा हूँ। पड़ोसी से आपकी मम्मी ने दिया है उधार पैसा? अच्छा, कितना पैसा लिया है आपने? कितने का टिकट पड़ा आपको? 8100 का। 8100 का? कितने लोग जा रहे हैं? 3 बंदे। 3 लोगों के 81 लोग। तो आर्यन के पिता भी हैं यहाँ पर, उनका एक भाई है और वो 8100 की 8100 रुपए की इनकी टिकट पड़ी है, जो इनकी माँ ने उधार लिया है पड़ोसी से। और ये बताइए, जो 8100 रुपये लिया है आपने उधार, वो कैसे चुकाएंगे? काम तो है नहीं, कैसे किसी तरीका वहाँ देंगे, कमा के कम, जब काम चलेगा तो वहीं बिहार में देंगे, यहाँ कहाँ से देंगे, यहाँ तो कम बंद है। देखिए, लोग अपने घर से अपने बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए रजाई तकिया, चादर वगैरह लाए हैं और ये वही लोग हैं जिनका यहाँ काम नहीं चल रहा है। और इन ट्रेनों में भी वही लोग वापस जा रहे हैं जो कि अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में काम नहीं मिल रहा है और जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि दिल्ली में अगर रहेंगे तो संक्रमित होने का खतरा है और उससे ज़्यादा काम भी नहीं है और कब सुधार होगा इसकी भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि ट्रेन में ये लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये हवाई जहाज़ का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और सोचिए, इन ट्रेनों में भी वो मजदूर जा रहे हैं जिन्होंने उधार लेकर के पैसा दिया है, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर खाने तक की नौबत नहीं, उनको नहीं पता कि जो उधार उन्होंने लिया है इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए वो कैसे चुकाएंगे। अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से अभिनंदन ने भी एक प्रश्न किया है कि सरकार ने, ये उन्हीं का लिखा हुआ है, कि बार बार बताया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 10 जून तक 70,000 वेंटिलेटर हमें मिल जाएंगे, हमने खरीदे हैं, कृपया स्पष्ट करें, आप बताएं या सरकार से पूछें कि अभी तक कितने वेंटिलेटर मिल चुके हैं। पूछें किससे? लेकिन एक खबर ये भी है कि जिस तरह से सरकारें अब चीज़ों को सामान्य कर रही हैं, एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या अब उन्होंने हालात पर छोड़ दिया है। पर आप अपनी सतर्कता का स्तर कभी ढीला मत कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी दांव पर है, तब कोई काम नहीं आने वाला है। ये वायरल वीडियो बनाना, मीडिया वालों को भेजना, ये सब कुछ असर नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे वायरल वीडियो चलते रहते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करते रहते हैं। जो इतनी मेहनत की है इस व्यवस्था को अव्यवस्था बनाने में, उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, वो टाइम है इस वक्त का। और जो उत्तर प्रदेश में स्थानीय बस सेवाएं शुरू हो गई हैं,
तो ज़रूर अपने अपने घरों तक पहुंचिए, काम की जगहों तक पहुंचिए, लेकिन साफ़ सफाई, मास्क और देह से दूरी बना कर रखिए। अभी हालात बिगड़ सकते हैं। हमारे जो इनके पापा जी हैं एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो करीब डेढ़ पौने 2 महीने पहले। तो ये सारे बच्चों को लेके गाँव इतने दिनों से आप एक तरह से फंसे हुए होंगे फिर दिल्ली में। हम जाएंगे बरेली, विद्यावती नाम है। विद्यावती जी बरेली जाएंगी, कारण क्या है बरेली जाने का? हम दवा लेने आए हैं। दवाई लेने आए थे? तो कब लेने आए थे? 3 महीना। ओह, तो इधर फंस गए होंगे फिर तो आप यहाँ पर। फंस गए हैं, अब हम जा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी? हम कंपनी में काम कर रहे थे, नोएडा में। हाँ जी सर। अच्छा। और उसमें जो है कोरोना की शिकायत की वजह से कंपनी जो है बंदे आ जा नहीं रहे, इसलिए हम लोग को जाना वहाँ ठीक नहीं है। अच्छा। इसलिए हम लोग गांव जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो अभी काम भी नहीं है यहाँ पर? नहीं। सासू माँ खत्म हो गई हैं तो उनका रही है, इसीलिए जा रहे हैं। मैं सुबह से 7 बजे से यहाँ पे आया हुआ हूँ। कोई व्यवस्था नहीं है बिहार के लिए। तो अधिकारी है ना कोई सपोर्ट कर रहा है और ना कोई कुछ बोल रहा है। कंफर्म नहीं हो रहा कि आदमी फुल होगा तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा। तो हम लोग बैठे हुए हैं शांत से। अब देखो बनारस जाते हैं, हम बोले बनारस जाएंगे तो जौनपुर रूट से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बोला कि ठीक है बैठो देखते हैं। 34 जानकारी लगी। अब बात करते हैं मुंबई की, महाराष्ट्र की, जहां पर चक्रवाती तूफान का साया मंडरा रहा है। आपको अम्फन तूफान के समय बताया था कि 1882 में मुंबई में चक्रवाती तूफान आया था, जिसमें 1 लाख लोग मरे थे, जो आज की आबादी के हिसाब से, ये अमिताभ घोष ने अपनी किताब में लिखा है, वो 8 लाख लोग होते हैं। तो इस तरह से इतना भयावह तूफान उस वक्त आया था। और 2015 के साल में बंगाल की खाड़ी से कहीं ज़्यादा अरब की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का प्रारूप बना था। हमारे साथ सुनील सिंह हैं। सुनील, आप बता सकते हैं कि कल तक जब तक आप लोगों से बातें हो रही थी और आप सुबह तक बातें हो रही थी, तो एक लग रहा था कि अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो सरकार ने अलर्ट जारी किया है उसका क्या पैमाना है? क्या आप सेंस कर पा रहे हैं कि स्थिति ज़्यादा भयावह है, मुंबई वालों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कल तक जब इस तूफ़ान के बारे में खबर आई और जो आईएमडी है हमारा मौसम विभाग, उन्होंने जब अलर्ट जारी किया था, तब तक सिर्फ इतना था कि ये तूफ़ान जो है अरब सागर में हवा के कम दबाव के से बन रहा है और वो उसकी रफ्तार जो है वो तीव्र है, लेकिन जो उसके पहुंचेगा वो 3 जून तक रात तक पहुंच पाएगा। ये आज सुबह तक का अनुमान था और वो भी पहुंचना था उसे दमन की तरफ, और दमन के आगे दमन तक उसे पहुंचना था। कहाँ हिट करेगा अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसका सुबह से असर दिखना शुरू हुआ, और मुंबई में भी अगर आप देखना चाहें, अगर मैं आपको यहाँ पर मौसम आप देख रहे होंगे तो कैसे बादल छाया हुआ है, तो मुंबई में उसका असर दिख रहा था। अभी तक कोई एजेंसी अलर्ट जारी नहीं किया गया था एजेंसियों की तरफ से, और सब कुछ बहुत सामान्य तरह पे लग रहा था कि ये महाराष्ट्र के जो एकदम उत्तरी किनारा है उससे और गुजरात से होते हुए कहीं गुजर जाएगा, इस तरफ नहीं आएगा। लेकिन अब जब उसकी पोजीशन मिलनी शुरू हो गई है, अपडेट मिलना शुरू है और उसका कर्व जो आ रहा है, अब जाके आईएमडी ने पालघर के साथ साथ, पालघर तो पहले अलर्ट घोषित किया गया था लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ पालघर ही था, लेकिन अब जो है उसको उसमें मुंबई, ठाणे और रायगढ़ को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि जो उत्तर कोंकण का पूरा इलाका है वो इससे प्रभावित होगा। और जो हवा की रफ्तार बताई जा रही है वो है 105 के से शुरू होकर 115 और 125 प्रति किलोमीटर की रफ्तार हो सकती है, लेकिन यानी कि बहुत ही तेज़ रफ्तार होगी। और इससे साफ अभी आशंका पैदा हो गई है कि ये जो तूफान है जो आ रहा है, ये मुंबई
में भी अपना असर काफ़ी असर दिखा सकता है। और इसके लिए अब जो है कि जो मुंबई बीएमसी है और बाकी जो प्रशासन है अब कहीं सतर्क नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ की टीम हालांकि कल से अलर्ट में थी, आज पालघर में एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, वहाँ पर सर्वे भी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या नुकसान हो सकता है या लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना है। हालांकि अभी किसी तरह की बस्तियों को खाली कराने की बात या इस तरह की बातें नहीं आई है, लेकिन यह मछुआरों को जरूर चेतावनी दी गई है कि वो जो है कि समंदर में मछली मारने पकड़ने के लिए न जाएं। लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, नए नए अपडेट आ रहे हैं, इस तूफान की रफ्तार और उसका मुंबई और की तरफ आने का जो आशंका है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ तूफान है, दूसरी तरफ लोग स्नान के लिए तूफान मचाए हुए। प्रयागराज में लोग चल पड़े गंगा दशहरा पर भीड़ भाड़ के साथ स्नान करने के लिए, किसी ने कुछ बोला नहीं। लेकिन बनारस के लोग समझ गए हैं कि इस बीमारी महामारी से किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ के घाटों पर सन्नाटा नज़र आया, लेकिन प्रयागराज में खूब हंगामा नज़र आया। काश हम इन 60-70 दिनों में तालाबंदी के दौरान अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं, लोग इससे भी संतुष्ट हैं कि कुछ नहीं हुआ, उसे भी बड़ा बड़ा मान रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के सागर से एक घटना आई है। छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, देखिए किस तरह से होती हैं कि एक अस्पताल में कोविड-19 से एक बुज़ुर्ग की मौत होती है। अब प्रोटोकॉल है कि अस्पताल जो है वो नगर निगम को बॉडी हैंडओवर करेगा। नगर निगम ने बॉडी को हैंडओवर लेने से मना कर दिया और किसी तरीके से पार्थिव शरीर को शमशान पहुंचाया गया, तो वहां भी 2 घंटे की देरी हुई, तो कुल मिला के 24 घंटे की देरी हो गई। अब जिसके यहाँ मौत हुई है, तो कुछ तो कायदा बनना चाहिए, किसको क्या कहा जाए। मतलब हर चीज़ तो आप ट्विटर पर जाकर देखिए, मुख्यमंत्रियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ तो पूरा जश्न ही मन रहा है, अलग लेवल पर बहस चल रही है। लेकिन सागर में जाकर मामूली चीज़ों पर हम फैसला नहीं कर पाते कि जो प्रोटोकॉल बन गया है वो अपने आप एक दूसरे को लोग उसका पालन करते रहें। तो ये 24 घंटे की इसमें देरी हुई है। तो लगभग हम 2 लाख के केस के करीब अब पहुँचते नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अब जो समय है वो आर्थिक रूप से आपके परेशान होने का समय तो है ही। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, हम समझते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं। किसी की नौकरी जा रही है तो मान लीजिए हम चर्चा भी कर दें तो उससे क्या हो जाएगा। इस सवाल का तो जवाब आपने दिया नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, आपने 6 साल में ये मांगा ही नहीं कि नौकरी जाती है इसके डेटा का एक सिस्टम बनाइए, तो आपने ही नहीं मांगा, तो आपकी नौकरी चली गई है। ये एक तरह से फैक्ट नहीं है सरकार के सामने, ये भी आप देखिए। CMIE जो डेटा लाती है वो एक प्राइवेट संस्था है जो रिसर्च करती है, वो बताती है कि अप्रैल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, ठीक। और मई में जब तालाबंदी में ढील दी गई तो 2 करोड़ लोगों का काम वापस आ गया। लेकिन इसमें 1 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं जो नियमित सैलरी वाले लोग थे, अब उनकी नौकरी चली गई। बहुत सारे पत्रकारों की नौकरी चली गई है, तो वापस तो आनी नहीं है। तो ये एक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। इतनी मायूसी अवसाद के समय में किसे किस तरह से अब बोला जाए, ये समझ के बाहर की चीज़ है। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।